Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important part, previous questions, shift to December 2021, part 4. So in the previous sessions, we have completed many parts and today's one important thing is कि इन प्रीवियस सेशन में जो मैंने पार्ट 4 डाला था उसमें थोड़ा सा वॉइस डिस्ट्रप्शन था, इस वजह से मैं इस पार्ट को दोबारा अपलोड करूंगी ताकि आप लोग अच्छे से देख सके, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्चुअली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अकॉर्डिंग टू संख्या, जो हमारी संख्या फिलॉसफी है, बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल। तो जो हमारी संख्या फिलॉसफी है, संख्या फिलॉसफी डुअलिस्टिक फिलॉसफी की बात करती है, पुरुष और प्रकृति की बात करती है। ठीक है, ये दो उसकी बात करती है। पुरुषा पुरुषा क्या होती है? हमारी स्पिरिट, कॉन्शियसनेस जो है हमारी। प्रकृति क्या है? हमारा नेचर, हमारा मैटर। मैटर को क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। पुरुषा कैसी होती है? पुरुषा जो होता है आपका, जो स्पिरिट होती है वो एब्सोल्यूट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है और ये प्योर होती है, नॉन एट्रीब्यूटिव कॉन्शियसनेस होते हैं इसके अंदर। ये बात कहती है संख्या फिलॉसफी, तो इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब बात आती है उपनिषद डिस्पेल्स करता है इग्नोरेंस को एंड टेक्स अ पर्सन डिजायरस ऑफ इमेंसिपेशन नियर गॉड एंड फ्री द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड, मतलब आदमी जो है वो जन्म के और मौत के उससे दूर हो जाए, फ्री हो जाए और वो बिल्कुल गॉड के करीब हो जाए। ये बात उपनिषद कहते हैं। ये भी देख लेते हैं हम। उप का मतलब क्या होता है? नियर। नी का मतलब क्या होता है? डेफिनेटनेस। सो उपनिषद का जो मतलब होता है वो ये होता है नॉलेज विच डिस्पेल्स इग्नोरेंस। वो नॉलेज जो आप के डिजायर्स को खत्म कर दे, आपको गॉड के करीब ले आए, ये जो जन्म का और मृत्यु का जो एक बंधन है इस चीज से आपको आजाद कर दे। उपनिषद का मतलब ये है। लीड्स टू अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक बात कही है, यही बात इसमें लिखी हुई है आपके। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब केन इज वन ऑफ द चीफ उपनिषद, तो आपको पता होना चाहिए 10 नंबर होते हैं उपनिषद के। तो जो केन है हमारा वो सेकंड नंबर का है इसमें। देख लेते हैं इस बार। नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं आपके? नंबर ऑफ उपनिषद है 108। और स्वामी शंकराचार्य के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स उपनिषद के वो 10 है इन नंबर में। जिसमें फर्स्ट आपका ईशा है, सेकंड नंबर जो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है दिस इज केन, एंड द थर्ड इज गाथा, फोर्थ इज प्रश्ना, फिफ्थ इज मुंडका, सिक्स्थ इज मंडक्या, एंड द सेवेंथ इज चंडोग्या, एट इज बृहदरण्यका, एंड द नाइन इज इटारिया, एंड टेंथ इज टेटरिया। तो ये सब इसको पॉइंट्स को याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट। एक बार आप सिर्फ देख लीजिएगा ताकि अगर कोई भी आए तो आपको पता हो कि कौन सा उपनिषद है। केन के बारे में पूछा तो हो सकता है इस बार इसका नंबर पूछ लिया जाए, या अकॉर्डिंग टू स्वामी शंकराचार्य पूछ लिया जाए कि कितने प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद होते हैं। क्वेश्चन तो इसी तरह से घूम के आता है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक है। केन इज ऑफ वन ऑफ द चीफ उपनिषद। सो बात आती है शंकराचार्य हैज सपोर्टेड भक्ति योग ऑफ गीता। क्या शंकराचार्य सपोर्ट करते थे भक्ति योग ऑफ गीता को? ये देख लेते हैं हम। शंकराचार्य नेवर कंसिडर्ड एनी फॉर्म ऑफ भक्ति योगा टू लीड टू अल्टीमेट अलाइनमेंट। के लिए शंकराचार्य इस चीज को कंसिडर नहीं करते थे, ना ही वो सपोर्ट करते थे। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला गलत हो जाता है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू महायान अ मैन शुड स्ट्राइव फॉर हिज ओन इमेंसिपेशन। ये बात हिनायान ने कही थी या महायान ने कही थी? ये भी आप देख लीजिए। यहाँ महायाना गलत है, यहाँ पे हिनायाना आना है, क्योंकि जो हिनायाना थे ये फॉलो करते थे ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और ये एम्फेसाइज करते थे इंडिविजुअल साल्वेशन को थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। और जो महायाना थे ये बुद्धा को आइडल वर्शिप की तरह पूजा करते थे, बिलीव करते थे बुद्धा पर, और ये उनकी आइडल वर्शिप करते थे। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है उसमें भी महायाना लिखा है तो वो गलत हो जाता है। अगर हिनायाना होता तो वो ठीक हो जाता। तो इसलिए हमारा ए बी एंड सी जो है हमारा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा असर्शन ए रीजन और वाला है। सो द असर्शन ए इज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पीपल जो कि इनहेंस करती है कम्युनिकेशन को। सो वट यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी और ये कैसे इनहेंस करती है हमारे कम्युनिकेशन को। सो द प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि किस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप में, इंडिविजुअली। लोग कैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं, कैसे एक दूसरे को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है कम्युनिकेशन को इनहेंस करती है लोगों के बीच में, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो ग्रुप में हो। फेस टू फेस कम्युनिकेशन डज नॉट इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये नॉट इसमें इन्होंने गलत लगा दिया, जबकि जो हमारा फेस टू फेस होता है कम्युनिकेशन वो तो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इंट्रैक्शन अच्छा होता है। जब आप क्लास में एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, आप फेस टू फेस उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा के रीजन को गलत कर दिया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। इसमें एक वो भी दिया हुआ है, मैंने कंसेप्ट, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। जो प्रॉक्सिमिटी होती है इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, प्रमोट करता है इंटरेक्शन को। और प्रॉक्सिमिक्स का मतलब ही क्या होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस एंड द इफेक्ट्स दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी हैज ऑन बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड द सोशल इंटरेक्शन। जो प्रॉक्सिमिक्स होता है ना, इनकी कई कैटेगरीज होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे टच करके आप कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है आपकी, वोकैलिक्स, पैरा लैंग्वेज आपकी, क्रोनैमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, ये सब चीजें जो होती हैं अलग अलग कैटेगरीज हैं प्रोक्सेमिक्स की। तो ये आंसर हमारा ठीक हो गया। Which one of the following is not involved in policy making decisions? You have to know what is the steps of the policy making decision. तभी तो आप बताएंगे कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जो हमारे स्टेप्स हैं कि एनालिसिस करना एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, ये हमारे पॉलिसी मेकिंग के 4। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग का आता है एंड द लास्ट वन इज एडजस्टमेंट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है उनको जनरेट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो आपने जनरेट किए थे ऑप्शंस क्या वो सही हैं, आप उन्हें इवेलुएट करेंगे, फिर आप एक पॉलिसी डिसीजन बनाएंगे। तो दिस इज योर पॉलिसी मेकिंग स्टेप्स। फिर आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान करेंगे कि आपने जो पॉलिसी का डिसीजन लिया है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आप उसको असेस करके देखेंगे कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया था वो सही है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड द लास्ट वन इज फिर आपकी पॉलिसी साइकिल्स बन जाएंगी, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स आप बनाएंगे। सो पॉलिसी मेकिंग में हमारे 4 ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमारा पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो नहीं आता, ये नहीं इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। व्हाट इज द स्कोर नीडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन? कौन सा स्कोर चाहिए होता है इंस्टीट्यूशन को, एक हायर एजुकेशन को ए प्लस ग्रेड लेने के लिए? नाक से ना क्या करती है, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और किस बेसिस पे प्रोवाइड करती है, क्या रेशोज है वो हमें पता होना चाहिए। ए कब देती है, ए प्लस कब देती है, ए प्लस प्लस कब देती है। क्वेश्चन में ए प्लस पूछा है आपसे, तो ये हमारा पूरा चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं ए प्लस प्लस कब देती है, जब 3.51 से लेके 4 का होता है। ए प्लस कब देती है, ए प्लस क्योंकि आपका क्वेश्चन में गिवन है तो 3.26 से 3.50। इन सबको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। कोई भी ऑप्शन आ गया, बी प्लस आ गया, बी प्लस प्लस आ गया, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। तो 3.26 से 3.50 किसके लिए होता है, ए प्लस के लिए होता है। Among the types of disabilities in our population, which can be found more in terms of its percentage? परसेंटेज की टर्म से पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सी देखी गई है हमारी पॉपुलेशन में, जो डिसेबल पॉपुलेशन है उसमें। तो जो हमारा चार्ट था नंबर ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन और द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बेसिस पे, वो था 2.1 टोटल डिसेबल पॉपुलेशन इन द परसेंटेज फॉर्म। पॉपुलेशन कितनी है इतनी, डिसेबिलिटी का रेट कितना है ये है, परसेंटेज अभी यहाँ नहीं गिवन। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में जो आपकी विजुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, मूवमेंट डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं सीइंग का 1.0 सबसे ज्यादा है, फिर स्पीच का कम है, हियरिंग का कम है, मूवमेंट का सबसे कम है, मेंटल का भी कम है। तो 1 सबसे ज्यादा हो गई विजुअल डिसेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी कौन सी हुई आपकी, विजुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है रिसर्च एंड स्टैट्स का। दैट द assertion a reason are as same in the case of small samples, use of non parametric statistical test is recommended for the analysis of research data। जब आपके पास स्मॉल सैंपल्स होते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो अपने डाटा को एनालाइज करोगे वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करके करोगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इतना क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा द सैम्पलिंग एरर्स आर लार्ज इन द केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स। हाँ, ये बात सही है, जब सैम्पलिंग एरर्स अगर आती हैं आपके स्मॉल सैंपल में तो ये कहा जाता है कि आप अपने सैंपल को बढ़ा लें। लार्ज सैंपल में सैम्पलिंग एरर के चांसेस कम होते हैं। आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, अपनी पॉपुलेशन को उसके स्ट्रेटास बना लें, तो क्या होता है कि उसमें सैम्पलिंग एरर के चांसेस कम होते हैं। तो स्मॉल सैंपल में सैम्पलिंग एरर सबसे ज्यादा होती है, ड्यू टू विच पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट गिव डिपेंडेबल रिजल्ट्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो डिपेंडेबल मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सके वो नहीं देते, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यहाँ बात की जा रही है अलग चीज की और यहाँ बात की जा रही है सैम्पलिंग एरर की। दोनों सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ गिवन की हुई है कि देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो स्मॉल स्टडीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
और वैलिड भी होते हैं हमारे। ये बात जो मैंने अभी आपको समझाई है वो सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नॉन अगर हम लार्ज सैंपल साइज लेते हैं तो जनरली हम टी टेस्ट को रेफर करते हैं लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एक्स। एक टीचर है स्कूल के, ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस। मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो खुद पढ़ाकर आते हैं अपनी क्लास में उसको एनालाइज करते हैं, आराम से देखते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या इंप्लीमेंट किया, क्या गलतियां थी। टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम, वो जरूर सोचते हैं कि उन्होंने आज जो क्लास में पढ़ाया उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं थी, इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो ये जो वर्क उन्होंने किया और जो नहीं किया, जिस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो काम उन्होंने किया, जो काम क्लास में वो नहीं कर पाए, उसको वो अपने आप को इंटेरोगेट करके देख रहे हैं, तो वो किस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको बताना है। टीचिंग का कौन सा पार्ट है जिसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से खुद को एनालाइज करके। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग, या फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखो, जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होती है वो कॉम्पिटेंट पे डिपेंड करती है। एक्सपोजिटरी टीचिंग हम डायरेक्ट टीचिंग को बोलते हैं, जो आपका लेक्चर मेथड होता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग, जब आप क्वेश्चन आंसर्स इंक्वायरी के फॉर्म में आप पढ़ा रहे हो। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जब आप अपनी टीचिंग को टीच करते हुए अपने आप को रिफ्लेक्ट कर देख रहे हो कि आपने जो पढ़ाया है, जो इंटरेक्शन आपने क्लास में की है वो सही है कि नहीं है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस रिक्वायरमेंट की जरूरत है क्लास के अकॉर्डिंग, वो सब चीजें देखना, उसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ पे टीचर्स रिफ्लेक्ट करते हैं अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस को। क्यों करते हैं, किस चीज को एग्जामिन करने के लिए, कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो था उनका इंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, किसी चेंज की जरूरत तो नहीं है उनकी टीचिंग मेथड में, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सकें, जहां कमी हो अपनी टीचिंग मेथड को चेंज कर सकें जहां जरूरत हो, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दिस एनालिटिकल प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जो एनालाइज करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, उनका क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना। दैट मीन्स कि डिसीजन लेना, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां इंप्रूवमेंट किया जाए, जहां चेंज की जरूरत है वहां चेंज किया जाए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा मैच वन एंड द मैच टू हमें गिवन है, सोशल थ्योरीज हमें गिवन है, एंड देयर इज अ की फीचर्स। अब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से आप क्या समझ सकते हैं कि आप इंट्रैक्शन कर रहे हैं थ्रू द सिंबल्स। आप सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, फेस टू फेस आपका इंट्रैक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, जब किसी चीज को आप तोड़ के, मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेकिंग डाउन, मेंटल प्रोसेस करके एक स्मॉल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप ये कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिज्म, आप फंक्शंस के ऊपर बात करें, एस्पेक्ट्स देख रहे हैं आप सोसाइटी के, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज द कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है किसी भी चीज को लेके, रिसोर्सेज को लेके, किसी भी चीज को लेके, दिस इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर वन क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, बिफोर गैदरिंग डाटा फॉर हिज रिसर्च। अपनी रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने से पहले एक इन्वेस्टिगेटर खुद से क्या सवाल करेगा, व्हाट शुड बी द राइट ऑर्डर ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले जब आप रिसर्च करने के लिए जाओगे तो आपको डाटा चाहिए। डाटा के लिए आप क्या करोगे, आप सोचोगे मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप डाटा चाहेंगे, इंफॉर्मेशन चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड, एंड क्या सब्जेक्ट होगा आपकी इंफॉर्मेशन का, कहाँ से आप लेंगे सब्जेक्ट, हु विल बी द सब्जेक्ट टू गिव इंफॉर्मेशन, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर डाटा कैसे कलेक्ट होगा, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। एंड उसके बाद जब आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा फिर आप अपना सैंपल बनाएंगे अपने सब्जेक्ट्स के, दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Finding solution of problems by creating proper environment is the main essence of which philosophy। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को फाइंड करने, प्रॉपर इन्वायरमेंट को क्रिएट करके, ये किस फिलॉसफी का एसेंस है। प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म, जब आप एक नेचर में, प्रॉपर एक नेचर इन्वायरमेंट में, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। आइडियलिज्म, जहां ब्यूटी और गुडनेस को देखा जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो सेल्फ की बात करता है। पर जब प्रोजेक्ट वर्क की बात की जा रही है, किसी चीज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड की बात की जाती है, प्रैक्टिकल अप्रोच को लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। तो ये आपका आंसर हो गया।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। इन द प्रीवियस वीडियो में ही थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने ये अगेन डाला है आपका पार्ट 4। सो आई विश कि आपके काफी हेल्पफुल हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपकी वीडियोस लेके आ सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।